तवक्को की जा रही थी कि ये अगर अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करेंगे तो वो शायद रजीम चेंज कर देंगे। लेकिन वो चेंज नहीं हुई। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी कैबिनेट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, रिपब्लिकन इनफैक्ट प्रेशर में है। इनको बड़ा खातिर ख्वाह नुकसान हो सकता है नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में। और अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट बिल्कुल वाजे। अभी भी वो कहते हैं कि हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर वो ऐसा कर भी दें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल वो ईरान से नहीं ले सकेंगे, और ये अमेरिकन को पता है। फ्रस्ट्रेशन में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बातें हो रही हैं, पहाड़ों में हो सकता है ये यूज करें ताकि वहां पे जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं मैरीटाइम अफेयर्स के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, अभी अमेरिका मुसलसल ये कह रहा है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और पॉजिटिव नोट पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ईरान इसकी तरदीद कर रहा है। खबरें ये हैं कि बैक एंड पर पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है और चीज़ें शायद पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आप इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? और हम पहले भी ये देख चुके हैं कि मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चीज़ें बढ़ रही होती थी, लेकिन ईरान डिनाइल मोड में रहा है। बाद में जब चीज़ें सामने आई तो ईरान ने एक्सेप्ट किया। तो ये डिनाइल मोड जो है ईरान का, इसकी वजह क्या है सर? है। तो देखिए, ईरान और अमेरिका दोनों को इस वक्त जो प्रेशर है वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा है। ईरान की बहुत ज्यादा शहादतें हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है, लीडरशिप खत्म कर दी गई। और अब अगर ईरान इस सब चीजों को ट्रांसलेट नहीं करता विक्ट्री में ऑन टेबल, जी। तो फिर ईरान के अंदर वो जो एक रिजीम चेंज का ख्वाब बहुत अरसे से चल रहा है, यानी ईरान के जो भी दुश्मन हैं जो वो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ जाएगा। जनवरी में आपने देखा था कि ईरान की पब्लिक बाहर निकली हुई थी रोड्स पे, और ये तवक्को की जा रही थी कि ये अगर अमेरिका और इजराइल सपोर्ट करेंगे तो वो शायद रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन वो चेंज नहीं हुई रिजीम, और फिर ये जंग मुसल्लत कर दी गई, जिसके बाद आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम आहंगी है कौम में और लीडरशिप में। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये हम आहंगी उस वक्त तक है जब तक कि ये जो तमाम कुर्बानियां कौम ने दी हैं इनको रियलाइज ना किया जाए, इनको एक्नॉलेज ना किया जाए लीडरशिप की तरफ से। तो ईरानियन लीडरशिप बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेशर में है डोमेस्टिक ऑडियंस के। सही। और वो एक ना सिर्फ ये कि वो मुज़ाकरात और जो ग्राउंड पे ऑपरेशंस हैं वो कर रहे हैं, बल्कि वो नैरेटिव शेपिंग भी बहुत एक्सटेंसिवली कर रहे हैं। हम्म। तो आप देखते हैं कि दुनिया से कोई खबरें आती हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कोई मैसेज आता है, लेकिन फौरन ही दूसरी तरफ से ईरान की जो एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज, वो उसकी क्लेरिफिकेशन देती हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक। हकीकत ये है, और सेम चीज अमेरिका में भी हो रही है, बिकॉज मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी कैबिनेट बहुत ज्यादा प्रेशर में है, रिपब्लिकन इनफैक्ट प्रेशर में है कि अगर हमें कोई गेन नहीं मिलता ऐसा सब्सटेंटिव किस्म का जिसको हम बेच सकें अमेरिकन अमेरिकन ऑडियंस को या अमेरिकन पब्लिक को, तो फिर इनको बड़ा खातिर ख्वाह नुकसान हो सकता है नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस में। और अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो फिर आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्पीचमेंट बिल्कुल वाजे। बिल्कुल ठीक। तो ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे देखें, दोनों को ये पता है कि बातचीत के बगैर तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। सही। अमेरिका ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है। अभी भी वो कहते हैं कि हम ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर वो ऐसा कर भी दें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल वो ईरान से नहीं ले सकेंगे, और ये अमेरिकन को पता है। और सर ये ईंट से ईंट जब से बजाएंगे जंग से कैसे? वो ईरान की ईंट से ईंट कैसे बजाएंगे? क्योंकि अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका मैक्सिमम जो कुछ कर सकता था अमेरिका ने कर दिया, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन है और वो जो बार बार तबाहकुन कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, वो शायद इशारा दे रहे हैं ईरान में कोई न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का। तो आपको लगता है कि जिस कदर फ्रस्ट्रेशन इस वक्त वाइट हाउस में है, अगर ये मामला इनके सेटल नहीं होते तो अमेरिका इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, अमेरिका अब तक दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसने एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल किया हुआ है। तो प्रेसिडेंट तो मौजूद है, और वो भी उस वक्त इस्तेमाल किया जब उनको शदीद तरीन फ्रस्ट्रेशन थी, जबकि जंग ऑलरेडी रुकने वाली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको इस्तेमाल करके और एक नैरेटिव बिल्डिंग की और अपने हक में
चीज़ों को टर्न देने की कोशिश की। तो अभी भी आप फ्रस्ट्रेशन लेवल जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने इंतहा पे पहुंची हुई है। आप इमेजिन तो करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं जो इस जोम में यहाँ पर आया कि मुझे सुपर पावर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। वेनेजुएला का ऑपरेशन इससे पहले उन्होंने किया जो कि कुछ घंटों का ऑपरेशन साबित हुआ, और उनका ख्याल था कि मैक्सिमम 4 दिन में हम ईरान की कैंपेन लपेट देंगे, जी। लेकिन नहीं हो सका। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बामायने है, बेमायने नहीं है, बामायने है उनकी फ्रस्ट्रेशन, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बातें हो रही हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कॉर्नर से एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है, जो पहाड़ों में हो सकता है ये यूज करें ताकि वहां पे जो इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज तो सारी है, लेकिन क्या ये चीज अमेरिका के हक में जाएगी? क्या अमेरिका इससे कुछ फायदा हासिल कर सकेगा? मेरा ख्याल है कि नहीं। देखिए हैदर, एक और भी चीज आपको सोचने की जरूरत है कि कई दिहाइयों से अगर अमेरिका इस खत्ते में मौजूद है तो ईरान के बलबूते पे मौजूद है, और ऐसे ईरान के बलबूते पे जो कि थ्रेट रेडिएट कर सके, ताकि खत्ते के ममालिक को ये बताया जा सके कि ये तुम्हारा दुश्मन है और मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ। तो अगर आप ईरान को की ईंट से ईंट बजा देते हैं, उसको किसी काबिल ही नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आपके यहाँ रहने का तो जवाब नहीं रहता ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का है या इंटरेस्ट है वो फुलफिल नहीं होता है ईरान को मुकम्मल तबाह करने से। इसीलिए तो वो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और सर इससे पहले आपने थोड़ा सा इशारा दिया था कि अमेरिका जिस तरह की मर्जी कार्रवाई कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना उसके लिए मुश्किल होगा। अभी बातें हो रही हैं, इस्माइल बकाई साहब ने भी इसको कंफर्म किया कि ईरान और ओमान के दरमियान कोई 8-9 रोज़ से मुज़ाकरात हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क के हवाले से, और काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। आपने चूंकि ईरान में सर्व भी किया है, आप वहाँ की अप्रोच को भी समझते हैं, आपको मिडल ईस्ट की अप्रोच का भी अंदाज़ा है। अगर ईरान और ओमान किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री कर देते हैं, कोई इनकी आपस में अग्रीमेंट हो जाता है, आपको लगता है कि उस पर अगर टोल वाला मामला होता है तो वो अरब ममालिक के लिए या अमेरिका के लिए किसी तौर भी वो काबिल कबूल होगा? या ऐसा क्या फ्रेमवर्क हो सकता है जो आप समझते हैं कि सबके जो है वो हक में होगा? देखिए हैदर, इसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल और दूसरा उस पर टोल लगाना। ये दोनों लाजिम व मलजूम नहीं है, ये दोनों अलग अलग दो शराइत हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहां तक कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ईरान की मजबूरी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल में रखे, इसलिए कि अगर वो नहीं रखेगा तो बाकी दुनिया इसको कंट्रोल करना चाहेगी ताकि ये आइंदा खुली रहे। और अगर ऐसा होता है तो बाकी दुनिया की नेवीज के जहाज ईरान के पानियों में घूम फिर रहे होंगे, जिसका ईरान बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक। ईरान की तकरीबन ये एक मजबूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को उसमें खुला रखना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अमेरिका भी कहता है कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुला रखें। वो ये नहीं कहता कि आप इसके ऊपर कंट्रोल ना रखें, वो कहता है कि आप इसको खुला रखें। तो ईरान ने जो तजवीज ओमान को दी है वो ये है कि जो जहाज पर्शियन गल्फ में, खलीज फार्स में एंटर होंगे वो ईरानी पानियों से एंटर होंगे, और जो वहां से निकलेंगे जिनका खरूज होगा वो ओमानी पानियों से होना चाहिए। ये उसने बेसिकली एक शर्त रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? इसलिए कि देखें, जो जहाज खलीज फार्स में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आ जाएगा, ईरान को उसका पता होगा तो ये कौन सा जहाज है, किस लिए आया हुआ है, कितने दिन यहाँ ठहरेगा, तो ये सारा डेटा और इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। तो ईरान के पास एक हतमी अथॉरिटी होगी कि किस जहाज को उसने एंटर होने देना है, किसको नहीं एंटर होने देना है। ईरान ये गारंटी दे देगा कि जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुल गई है, सिर्फ मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके आए, जो कि उसने पहले एमओयू में भी ये गारंटी दी थी। और ईरान शायद ये भी गारंटी दे देगा कि जी मैं हर जहाज को आने दूंगा जो तिजारती मकासद से आएगा। सही। लेकिन ईरान, जाहिर बात है कि कोई जंगी जहाज या कोई ऐसा जहाज जिसके अंदर कोई ममनूआ अशिया हो जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हो, उनको नहीं आने देगा। तो ये एक कैवियट है जो कि जाहिर बात है कि बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे, अब आप देखें कि जो बहरीन में फिफ्थ फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर बहरीन में, तो अगर उसके जहाज अमेरिका के तो आना चाहेंगे वहां पे अपने फ्लीट हेडक्वार्टर के पास या बाकी मुल्कों की पोर्ट्स पे। ब्रिटेन का बेस है, फ्रांस का बेस है, तो इनके जहाज भी जारी बात है आना चाहेंगे, तो फिर ईरान की मोनोपोली हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल ईरान खित्ते के ममालिक को तंग करेगा, लेकिन ईरान का जो वाहिद मकसद है
वो ये है कि यहाँ पे जो बैरूनी ताकतें आई हुई हैं कई दिहाइयों से, उनको जिसको यहाँ से ईरान चले अपने जाना लिए थ्रेट चाहिए। और समझता है। खुद जी, तो जी आप अपने लिए थ्रेट समझते हैं, बल्कि अब तो आप देखें इस जंग से तो अमेरिका बेसिकली खलीजी ममालिक के लिए थ्रेट बन गया है कि हम्म। उनसे बगैर पूछे, उनसे बगैर मशवरा किए जंग शुरू कर दी। नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा खलीजी ममालिक का हो रहा है। और अमेरिका ने यहाँ से समझ चले जाना है, ये सारा सामान समेट के अपने बेसिस वगैरह उसके रहेंगे, लेकिन बाकी जो नेवी उसने लगाई हुई है ब्लॉकेट के लिए। बिल्कुल जो ठीक। टोल की बात करता है ईरान, वो मेरा ख्याल है इसलिए करता है कि अगर उसके ऊपर से सैंक्शन रिलीव हो जाए और उसके जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल उसको यहाँ से टोल लेने की कोई जरूरत पड़ती है। वो एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए टोल की बात करता है और एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे मेरा ख्याल है बात करता है। तो मुझे लगता है कि टोल से पीछे हट जाएगा, लेकिन कंट्रोल से पीछे नहीं हटेगा।